नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं किसी न किसी चीज में, क्योंकि हम जितने व्यस्त रहेंगे उतने मस्त रहेंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के मानव तंत्र पाठ को। मानव तंत्र में हमने पहले वो सारे तंत्र पढ़ लिए, लेकिन आज हमारा अलग सिस्टम है। हम देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे मानव तंत्र के अंदर हमने इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन सभी तंत्रों की सुरक्षा की गारंटी ये देता है। आप मान सकते हैं किसी देश में सुरक्षा के लिए जिस प्रकार गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को अगर हम देश माने तो हमारे शरीर का गृह मंत्रालय प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर के अंदर आए हुए रोगाणुओं को येन केन प्रकारेण नष्ट करता है। हमको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हम एकदम हाइजेनिक भोजन करते हैं, हमारा रहन सहन का तरीका एकदम हाइजेनिक है, हमारे रहन सहन का तरीका बहुत हाइजेनिक है, हम बहुत शुद्धता से रहते हैं, इसीलिए हमें रोग नहीं होते हैं आए दिन। लेकिन ये हमारा एक भ्रम है, क्योंकि हम हवा, पानी, भोजन और अन्य किसी भी प्रकार को अगर शरीर के किसी भी प्रकार की चीज को शरीर के अंदर ले जाते हैं तो उनके साथ रोगाणु जरूर प्रवेश करते हैं शरीर में। अगर हमने अपने हाथ की उंगली को भी अपनी जीभ से टच किया तो उस उंगली पे भी हजारों करोड़ों जीवाणु या रोगाणु होंगे, तो फिर हम बीमार क्यों नहीं होते हैं? तो इस कार्य को या इस कारण को हम जानने के लिए यह तंत्र पढ़ेंगे। वर्तमान समय में भीषण महामारी फैली हुई है। इतनी भीषण है नहीं जैसा ये एक र्यूमर बना है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमारे शरीर का गृह मंत्रालय है और ये सक्रिय है, और सक्रिय होने के कारण इतनी भीषण ये बन नहीं पाएगी। तो हम देखते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को कि इस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या कार्य होता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर मतलब हमारे शरीर के अंदर हम भोजन, पानी, हवा ग्रहण करते हैं, उनके साथ जीवाणु जाते हैं, तो वो हमें रोगग्रस्त कैसे नहीं करते हैं? वो रोगग्रस्त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रहता है और समय समय पर उनको हर एक हथियार से, जिस भी हथियार से वो मरते हैं, उससे उनको मारने की कोशिश करते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये पाठ पढ़ने के बाद में आपको वर्तमान समय की परिस्थितियों के बारे में भी विशेष ज्ञान होगा। ध्यान देते हैं। प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है हमारे शरीर में कि किसी भी मतलब हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी बाहर से कोई पार्टिकल प्रवेश करता है हमारे रक्त के अंदर या हमारे कोई सेल फ्लूइड के अंदर या कोशिका द्रव के अंदर, तो उसको प्रतिजन कहा जाता है। हमारे शरीर में बाहर से कोई भी प्रकार का कण या रोगाणु या कोई भी प्रकार का वस्तु जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसको प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। और उसके विपरीत जो हमारे शरीर की कार्यविधि होती है वो प्रतिपिंड या एंटीबॉडी कहलाती है, उसको नष्ट करने का कार्य करती है। आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि ये प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। ध्यान दीजिए। प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर के अंदर रोगाणुओं से या रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, और अभी तो ये विषय ज्वलंत मुद्दा है कि एकदम करंट अफेयर्स में है कि प्रतिरोधक क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप कोविड-19 बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये प्रतिरोधक क्षमता जो है ये कितने प्रकार की होती है, हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर
केवल एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो होती है जन्मजात जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता। जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कोई स्पेसिफाइड जीवाणु विषाणु कवक के प्रति कोई भी प्रक्रिया नहीं करती, ये कॉमन रूप से होती है सब में। इसका काम है कॉमन, यानी हर एक जीवाणु विषाणु कवक के प्रति ये क्रिया करती है और उसको नष्ट करने का कार्य करती है किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद से। ठीक, लेकिन वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे विकास किया और वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे विकास करने के बाद में ये जन्मजात तो हमको प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति ने जो हमको प्रतिरोधक क्षमता दी है वो जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे विकास किया और विकास करने के बाद में एक नई प्रतिरोधक क्षमता को हमने विकसित किया, वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक प्रणाली जो है वो वैज्ञानिकों ने विकसित की है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी वर्तमान समय में इन दोनों प्रतिरोधक क्षमताओं का विशेष महत्व है। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है कि ये जो प्रतिजन की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिजन यानी जो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया उसको नष्ट करने के लिए किस प्रकार की क्रिया हुई और इसमें उपस्थित सारे जो अंग हैं, कौन इसमें इसका पार्टिसिपेट या कोई भागीदार होता है, उन सब के अध्ययन की जो विज्ञान की शाखा है उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान में शामिल क्या क्या है? लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग के रूप में हमारी बोन मेरो, लिम्फ नोड, लीवर और थाइमस ग्लैंड, इन सब के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। ये लसिका जो है वो आपके लिए विशेष महत्व है। लिम्फ नोड, हमारे शरीर के अंदर जगह जगह लिम्फ नोड होते हैं, जैसे हमारे गले में होते हैं, हमारी इनमें बगल में होते हैं, हमारे जो पैर के जॉइंट होते हैं जहां पर फीमर अस्थि हमारी शरीर से जुड़ती है वहां पर लिम्फ नोड होते हैं। उन लिम्फ नोड का विशेष महत्व होता है कि एंटीबॉडी निर्माण के लिए कार्य करना। तो अस्थि मज्जा मैंने आपको बता दिया था कि अस्थियों का अंतिम सिरा तो सॉफ्ट होता है और वो मतलब प्रतिरोधी कोशिकाएं बनाता है। फिर लसिका पर्व हो गई, इनको सामान्य भाषा में हम टॉन्सिल कहते हैं। ये टॉन्सिल लिम्फ नोड होते हैं और लिम्फ का निर्माण करते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड मैंने आपको बताया था, महाधमनी के पीछे और हृदय के पास में। और यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये सभी हमारे प्रतिरोधक तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रतिरोधक तंत्र का कार्य, एक काम आप ध्यान रखना कि प्रतिरोधक तंत्र का काम, मुख्य लक्ष्य उसका यही है कि इस शरीर के किसी भी तंत्र को कोई भी हानि पहुंचाने वाला अगर प्रतिजन बाहर से प्रवेश करता है उसको नष्ट करना और इस शरीर की रक्षा करना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि प्रतिरक्षा में, प्रतिरोधक क्षमता में हमने सबसे पहले देखी जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अब जन्मजात प्रतिरक्षा को हम अन्य नाम से किस किस नाम से जानते हैं? इसको हम कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जो जन्म लेने के साथ साथ हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है, इसीलिए इसको कहते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होने के कारण इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा। और इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, अब ये जन्मजात प्रतिरक्षा जो है वो हमें मतलब कई स्टेप्स में होती है, कई स्तंभों में प्राप्त होती है। जैसे पहले हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है, उस रोगाणु को प्रवेश करने या किसी भी प्रकार की बाहर के पार्टिकल को रोकने के लिए हमारे शरीर का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। पहली बात तो हम मतलब संक्रमित हो ही नहीं सकते, इतना मजबूत मैकेनिज्म बनाया हुआ है प्रकृति का हमारा। अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद का भी एक प्रोसेस है। तो संक्रमित नहीं होने के लिए सबसे पहला स्तंभ हमारे आते हैं भौतिक अवरोध। हमारा शरीर जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि हम संक्रमित होने के चांस बहुत कम रहते हैं। हमारे संक्रमित होने के चांस मतलब अगर हम जल, वायु और भोजन ग्रहण करते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा साधन नहीं रहता कि हमारा शरीर संक्रमित हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भौतिक अवरोध होते हैं। अब वो भौतिक अवरोध इन्हीं तीन चीजों के ऊपर काम करते हैं। जैसे पहला होता है त्वचा।
दूसरा नासिका रोम और तीसरा पक्षमाभ और श्लेष्मा। अब ये जो चारों चीज है ये किस प्रकार से काम करती है? देखिए, त्वचा जो होती है, ये त्वचा अगर हमारी नहीं होती तो आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि अगर त्वचा नहीं होती तो हमारे शरीर का मांस जो है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होता और कितने जीवाणु, विषाणु, रोगाणु हमारे शरीर को खत्म कर देते हैं। लेकिन ये त्वचा एक फिजिकल बैरियर है जिस पर विशेष प्रकार के रसायन, या कह सकते हैं कि ये पसीना भी हमारा एंटी बैक्टीरियल या मतलब रोगाणुओं को नष्ट करने वाला है। ठीक। दूसरा है नासिका रोम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी नाक के अंदर जो रोम पाए जाते हैं वो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से पाए जाते हैं। अगर हम वायु के द्वारा किसी भी प्रकार की मिट्टी के कण या बाह्य पार्टिकल को अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो उन पार्टिकल्स को ये कोशिश यही करता है कि नाक के भीतर पहले ही रोक ले, अंदर नहीं जाए। अंदर जाने पर नुकसान करेंगे, लेकिन ये कोशिश यही करता है कि नाक के भीतर रुक जाए। और नाक के भीतर रोम की सहायता करने के लिए श्लेष्मा ग्रंथियां होती है जो श्लेष्मा स्रावित करती है, जिससे वो चिपक जाता है। तो इस प्रकार कोई भी प्रकार का प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये श्लेष्मा उसके लिए दलदल का कार्य करती है। जैसे दलदल में किसी ने हाथ पैर हिलाए तो वो और अंदर जाता है, उसी प्रकार ये श्लेष्मा दलदल का कार्य करती है। ये पक्षमाभ जो है वो हमारी कोई किसी भी कोशिका अंग के होते हैं, अंग के अंदर होते हैं, तो वो एक प्रकार की विशेष गति करते रहते हैं। एक गति के कारण वो किसी भी अंदर गए हुए पार्टिकल को बाहर की ओर भेजते हैं। जैसे हम बलगम उत्पन्न करते हैं तो वो पक्षमाभ कोशिकाओं के कारण ही, पक्षमाभ भी कोशिकाओं के कारण ही हम वो उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे शरीर के अंदर गई हुई गंदगी बाहर आ सकती है। ठीक। अब ये मतलब फिजिकल बैरियर हो गया। फिजिकल बैरियर के बाद में हम देखते हैं दूसरा केमिकल बैरियर। हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार की मैकेनिज्म होती है, हम पीछे तंत्र पढ़ के आ चुके हैं, उन तंत्रों से हम रिलेट करते हैं इसको। देखिए, रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध का मतलब देखिए, हमने देखा कि हम श्वास ले रहे हैं तो यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, वो श्लेष्मा ग्रंथियां उनको जो रोगाणु वगैरह आते हैं उनको जाम कर देती है, वहीं में दलदल में फंसा लेती है। फिर आगे देखते हैं रासायनिक अवरोध के अंदर, हम जब मुख के अंदर किसी भोजन को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, किसी भी बाहर से पार्टिकल को ग्रहण करते हैं तो कुछ समय वो मुख के अंदर रहता है। मुख में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, और कुछ अम्लीय माध्यम होता है हमारे मुख का, जिसके कारण से वो जीवाणु को या रोगाणु को वही नष्ट करने की कोशिश करता है। पहली कोशिश यहाँ है। अब उसके बाद में मुख से हमारे शरीर के अंदर जहां जाएगा वो दूसरा अंग होगा अमाशय। दूसरा हमारे आहार नाल का अंग अमाशय होगा। और अमाशय में मैंने आपको बताया था कि मुख में तो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम और अमाशय में अम्ल। अब कौन सा अम्ल होता है वो आप सबको याद होगा, HCl अम्ल। कि जब भोजन या कोई जल वगैरह किसी भी प्रकार की चीज प्रवेश करती है तो वो अम्ल जो है वो सबसे पहले काम करता है उन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम। वो रोगाणु नष्ट होंगे तब शुद्ध होकर भोजन आगे जाएगा। ठीक। और आगे आपको पता है कि माध्यम बदल जाता है, आगे माध्यम बदल जाता है, अमाशय में अम्लीय होता है और फिर आंत्र में क्षारीय हो जाता है। फिर ये अवरोधक जो है अम्लीय कहाँ हो सकते हैं, जैसे वेजाइनल फ्लूइड है उसके अंदर अम्लीय माध्यम होता है जिससे वहां रोगाणु नष्ट होते हैं। और इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हर जगह, जैसे हम आंसू बहाते हैं तो आंसू जो है हम सोचते हैं कि बुरी चीज होती है, लेकिन आंसू भी कोई बुरी चीज नहीं होती, क्योंकि हम जब आंसू बहाते हैं उन आंसू के अंदर भी ये एंजाइम होता है। कौन सा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुंह के ऊपर की साइड में या आंखों के अंदर कोई जीवाणु होता है, कोई विषाणु होता है, कोई किसी भी प्रकार का रोगाणु होता है तो उसकी ये लाइसोजाइम की प्रोसेस ये है कि वो उसकी भित्ति में छेद कर देता है और उसके सुरक्षा कवच में छेद करने के कारण वो जीवाणु, विषाणु, कवक जो भी है, रोगाणु नष्ट होने की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के जो द्रव हैं रासायनिक रूप से, जैसे अम्ल हुआ, आंसू हुए, लार हुई, ये सभी के सभी जो है हमारे शरीर की सुरक्षा उपकरण है, केमिकल बैरियर है, यानी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने ही नहीं देते उसको। दूसरी कोशिश हो गई। फिर तीसरी कोशिश हो गई कोशिका अवरोधक। ये कोशिका अवरोधक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा था रक्त परिसंचरण तंत्र में कि हमारे शरीर की जो WBC है वो हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र का निर्माण करती है। उस प्रतिरोधक तंत्र के निर्माण में हमने पढ़ा ये लिम्फोसाइट,
मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स नाम की हमारे सामने कोशिकाएं आई थी। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट हमारे शरीर की महत्वपूर्ण प्रतिरोधी कोशिका होती है जो टी सेल्स और बी सेल्स बनती है, और इसमें लिम्फोसाइट के अंदर मारक कोशिकाएं भी बनती है जो सीधी रोगाणुओं को नष्ट करती है, सीधी रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, किसी भी प्रकार से नष्ट करना पड़े। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो है, इनका एक विशेष काम था, ये किसी भी रोगाणु प्रतिजन को खाकर नष्ट कर देती है, यानी फैगोसाइटिक सेल होती है। और ये फैगोसाइटिक सेल कौन सी? मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल जो है ये फैगोसाइटिक सेल है, ये फैगोसाइटिक सेल उनको खाकर नष्ट कर देती है। फिर अगला, मान लो कि कोई भी रोगाणु ये बैरियर पार कर गया, ये बैरियर भी पार कर गया, ये बैरियर भी पार कर गया, फिर हम देखते हैं कि मतलब कभी कभी हमारी बुखार हो जाती है। ये बुखार भी हमारा एक बैरियर है, हमारा एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि किसी भी रोगाणु को हमारे शरीर में पनपने के लिए एक अनुकूल तापमान चाहिए। अनुकूल तापमान, अनुकूल मतलब मौसम चाहिए उसको वहां पे। और हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इतना समझदार है कि वो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। ये तापमान जो है वो हमें तो हानि कम पहुंचाता है, हमें हानि पहुंचाता भी नहीं है, लेकिन जो वो रोगाणु है उसके लिए ये प्रतिकूल हो जाता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। यानी जो ज्वर या बुखार होती है वो हमारे लिए लाभकारी होती है। ठीक है। फिर अगर मान लो सूजन आती है शरीर के अंदर, तो ये शरीर के अंदर जो सूजन आती है वो भी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की ही एक प्रतिक्रिया होती है, जो रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए विशेष प्रकार की फ्लूइड स्रावित करती है। ठीक। और इस प्रकार ये 5 बैरियर जो है वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के, यानी हमारी प्रकृति प्रदत्त प्रतिरक्षा के हैं। प्रकृति ने हमको प्रतिरक्षा प्रदान की है। अगला प्रतिरक्षा जो है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा, जो वैज्ञानिकों ने विकसित की है। उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में आप सब सामान्य जानते हैं, इनके नाम से आप ऐसे व्यथित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामान्य चीज है। इसको हम अनुकूली प्रतिरक्षा, विशिष्ट प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर प्रतिपिंड या एंटीबॉडी तैयार करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में विशेष प्रकार की, अब वो एंटीजन आती कहां से है? विशेष प्रकार की एंटीजन आती है, आपने सामान्य भाषाओं में सुना होगा कि ये टीका लगवा लेते हैं हम बच्चे के, ये पोलियो की ड्रॉप पिला देते हैं, ये हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। तो ये जो है ये उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर आते हैं। आपको कुछ सालों पहले याद है एक विभत्स रोग आया था, चेचक। आज ईश्वर की दया से हमने चेचक का उन्मूलन कर दिया है, लेकिन ये वेरियोला नाम के एक वायरस से फैला था। उस वेरियोला नाम के वायरस से फैलने के कारण इतनी विभत्स स्थिति हो गई थी भारत में और पूरे विश्व के अंदर। फिर उसका एक वैक्सीन बनाया था। उस वैक्सीन के द्वारा उसका उन्मूलन किया गया। वो आगे देखेंगे कैसे किया। फिर हम देखते हैं कि ये विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र जब कार्य करता है, तो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करने के कारण ये एक सहायक के रूप में काम करता है। ये एक सहायक के रूप में काम करता है और शरीर में उस विशेष प्रतिजन के प्रति एंटीबॉडी बना देता है। अब एंटीबॉडी बनाने के साथ हमारे शरीर के अंदर कोशिका मध्य प्रतिरक्षा होती है। आपको पता है यहाँ पे ये कोशिका अवरोधक, इसी को कोशिका मध्य प्रतिरक्षा कहते हैं। का मतलब ये सक्रिय हो जाती है और उस रोगाणु को खाकर नष्ट करना शुरू कर देती है। फैगोसाइटिक सेल्स जो मैंने आपको बताया था, भक्षक कोशिकाएं होती है, वो भक्षक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। अब ये उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादा से ज्यादा बात इन 2 विषयों पे चल रही है। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि अगर मनुष्य शरीर के अंदर
मनुष्य शरीर के अंदर स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। इस जन्मजात प्रतिरक्षा का लाभ लेने के लिए सक्रिय प्रतिरक्षा विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर किसी भी रोगाणु को, प्रतिजन को, विषाणु को निष्क्रिय अवस्था यानी कम सक्रिय अवस्था के अंदर एक वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। यानी मान लेते हैं कि अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, तो इसकी वैक्सीनेशन सक्रिय प्रतिरक्षा से कैसे होगी? इसके विषाणुओं को इकट्ठा किया, कम सक्रिय किया, ठीक, फिर हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब हमारे शरीर के अंदर जब सक्रिय विषाणुओं को इंजेक्ट कर दिया तो हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया? एक्टिव हो गया। और ये जब एक्टिव हो गया तो उसके प्रति ये बनाएगा एंटीबॉडी। अब जब एंटीबॉडी ये बनाएगा तो स्वाभाविक है कुछ लक्षण आएंगे कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी के, लेकिन वो बहुत कम लक्षण आएंगे और कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। मान लो अब एक बार वैक्सीनेशन कर दिया, कुछ मात्रा उस कोरोना वायरस की दी, फिर दूसरी बार मान लो ये 3 स्टेप का वैक्सीनेशन है, तो इसमें 3 स्टेप वैक्सीनेशन में ये करेंगे कि पहली बार हम मानते हैं कि 10 ml का ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर डाला, 6 महीने तक हमको छोड़ा ऐसे ही, 6 महीने तक हमारा शरीर इसके प्रति एंटीबॉडी बनाता है सक्रिय प्रतिरक्षा में। फिर 20 ml का डाला, तो 20 ml का वैक्सीनेशन हमारे शरीर के अंदर करने पर हमारे शरीर वैसे ही बीमार होता है एक बार, लेकिन वापस ठीक हो जाता है, तो उसके प्रति हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन रही है। फिर तीसरी बार 1 साल बाद में हमारा वैक्सीनेशन किया तो 30 ml हमारे शरीर के अंदर डाला, जो मैक्सिमम लिमिट है। तो वो 30 ml उस प्रकार से मतलब कोरोना वायरस को जब हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना सक्रिय हो जाता है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और भविष्य में कभी ओरिजिनल, ये तो मतलब आर्टिफिशियली हमारे शरीर के अंदर कम सक्रिय करके डाला है, लेकिन भविष्य में कभी ओरिजिनल अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो हमारे शरीर के अंदर मेमोरी सेल्स होती है, वो याद रखती है कि ये एंटीजन ये था, इसकी इलाज की दवा ये है। हमारा शरीर जो है वो नेचुरली बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, उस जिसको हम बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं, वो नेचुरल इंटेलिजेंस हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक। तो वो मेमोरी जो है वो याद रह जाती है और हमारा शरीर उसके प्रति वैसी की वैसी सेम टू सेम एंटीबॉडी बना देता है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वर्तमान समय में वैक्सीनेशन करने की क्या कोशिश की जा रही है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बन क्यों नहीं रहा है? क्यों कोरोना वायरस को वैक्सीनेशन तैयार नहीं हो रही है? इसके पीछे की समस्या क्या है? ये देखिए, इसके पीछे की समस्या है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये है कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, इसका जो न्यूक्लिक अम्ल है वो आरएनए है। इसमें प्रोटीन का एक बहुत मतलब मजबूत शील्ड है, जिसको हम वैसे सामान्यतः इसको मार सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह से, लेकिन शरीर के अंदर इसको कैसे नष्ट किया, शरीर की प्रतिक्रिया इसमें कैसी होगी, तो इसके लिए इसलिए ये सक्रिय प्रतिरक्षा तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन हो रहा है। और म्यूटेशन होने के कारण ये अपने बहुरूपिया है। कहने का मतलब ये है कि ये छलिया और बहुरूपिया वायरस है। भारत में एक समय तक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें बताया गया था कि 11 प्रकार का ये कोरोना वायरस हो गया है। ये बहुरूपिया होने के कारण इसका जो वैक्सीन जो है वो बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन बनेगा जरूर। विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वो आने वाले हजारों करोड़ों साल तक कोई भी बीमारी होती है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसकी दवा तैयार कर लेता है, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय का ये भी ज्वलंत मुद्दा है, ये करंट अफेयर है। प्लाज्मा थेरेपी नाम तो सुना होगा आपने। ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कैसे? जैसे मान लो सक्रिय प्रतिरक्षा अब किस में उत्पन्न हो गई है? सक्रिय प्रतिरक्षा या क्वारंटाइन पीरियड 14-15 दिन का जो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर की सक्रिय प्रतिरक्षा उस वायरस से लड़ती है, एंटीबॉडी बनाती है, इसलिए 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड चाहिए। और सेपरेट क्यों किया जाता है? आदमी को अलग क्यों रखा जाता है? ताकि वो अन्य लोगों में ना फैलाए। खुद ठीक हो जाता है आदमी, लेकिन वो अन्य लोगों में ना फैलाए। अगर अन्य लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो पहले से बीमार है, जो जिसकी पहले से दवाइयां चल रही है, अगर वो उसको संक्रमित कर देता है तो उसकी जीवन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसका स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। क्योंकि योग, व्यायाम, संतुलित भोजन बहुत जरूरी है इसके लिए।
ठीक। फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, जैसे मान लो सक्रिय प्रतिरक्षा जिसने जनरेट कर लिया अपने शरीर के अंदर, जो पीड़ित हो गया, ठीक है, दुर्भाग्य से वो पीड़ित हो गया, क्वारंटाइन में रह लिया, वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद में उसका ब्लड लिया जाता है, ब्लड से प्लाज्मा या सीरम को अलग करके उससे एंटीबॉडी जो है, उस एंटीबॉडी को किसी जीव के अंदर प्रवेश कराया जाता है, टीके के रूप में, उसको भी वैक्सीनेशन के रूप में प्रवेश कराया जाता है, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, जिससे वो एंटीबॉडी उसके शरीर के अंदर रहती है, अगर वो वायरस उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देती है, तो इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दोनों प्रतिरक्षा ही टीकों में काम आती है। वैक्सीनेशन के रूप में आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं 6 महीने, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल में वैक्सीनेशन कराना है, और करवाना भी चाहिए, ताकि भविष्य में उसको विशेष प्रकार के जो रोग पीछे हो चुके हैं किसी में वो नहीं हो। आपने सुना होगा पोलियो, तो पोलियो के लिए ये सक्रिय प्रतिरक्षा का काम लिया गया। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब उसके अंदर पोलियो के वायरस को मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और पोलियो के निष्क्रिय वायरस को प्रवेश कराने के कारण शरीर उसके प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न कर लेता है, और भविष्य में कभी असली पोलियो का वायरस भी शरीर पर आक्रमण करता है तो उससे लड़कर उसको नष्ट कर देता है। ये सक्रिय प्रतिरक्षा है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आप जान रहे हैं, ये प्लाज्मा थेरेपी अभी कोरोना के विपरीत में, कोरोना के खिलाफ यूज हो रही है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो प्रतिरक्षा तंत्र पर था, आप समझ गए होंगे। मैंने कोशिश ये की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये चीज, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ में आए, ताकि आप मतलब स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी बचा सके, अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकें। ठीक, तो आज का अपना वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इससे मुझे लाभ हुआ तो आप शेयर करें, और सब्सक्राइब ऑल कर लीजिए, जिससे मैं भविष्य में जो भी मोटिवेशनल या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और अकादमिक एग्जाम की दृष्टि से जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो। और मेरा आज का आपको यही संदेश है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के मैं आपको 3 उपाय बताता हूं। पहला उपाय, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। ठीक। दूसरा उपाय, संतुलित भोजन कीजिए और पानी की मात्रा अपने शरीर के अंदर संतुलित रखिए। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम जरूर करें, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो हमारे शरीर को मानसिक और शारीरिक संतुलित रखती है, जिससे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो आज अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। घर पर रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।